हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ योर मेंटोर ज़ीशान। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं IFRS 16 लीजेस, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अहम तरीन स्टैंडर्ड्स में से एक है। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल हैं या अकाउंटेंट, ऑडिटर हैं या स्टूडेंट, तो IFRS 16 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तकरीबन हर छोटी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी शक्ल में लीज एसेट्स इस्तेमाल करती है, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट्स, वेयर हाउसेज, व्हीकल्स, मशीनरी एक्सेट्रा। 1 जनवरी 2019 के बाद इस स्टैंडर्ड ने लीज अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे लीज क्या होती है, राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट क्या होता है, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है और इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं। मेरी कोशिश होगी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान उर्दू या हिंदी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद ना रखें बल्कि वाकई समझ सकें। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, सब्सक्राइब टू द चैनल और चलें IFRS 16 को प्रैक्टिकल अंदाज में समझते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने ये 4 टॉपिक सेलेक्ट करे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा IFRS 16 डील्स विद। IFRS 16 किस चीज़ से डील करता है। मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल ड्राफ्ट करी है, जिसके ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा IFRS 16 लीज अकाउंटिंग से किस तरह से डील करता है, कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांजैक्शन का फ़्लो क्या होता है। और इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लीज़ रेंटल का या रेंटल पेमेंट का, वो भी मैंने इंक्लूड कर रहा है ताकि आपके पास इनिशियल क्लैरिटी हो। टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3 ये आपके IFRS 16 से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली येस दे आर समवॉट रिलेटेड। ये अक्सर नोटिस करा गया है कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स जब अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आपका लीज का डिस्कशन या लीज पे क्वेश्चन आंसर आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर कर रहा होता है, तो वो इन दोनों टॉपिक्स को ब्रीफली टच करता है। लेकिन कैंडिडेट्स के पास लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या तो वो उसका गलत जवाब देते हैं या उसको कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये दोनों टॉपिक इस लिस्ट में इंक्लूड करे हैं कि कभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपके पास ये क्वेश्चन फेस करना हो तो आपके पास इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो। कमिंग बैक टू टॉपिक नंबर 2, इसका ओवरव्यू मैं आपको पहले दे दूं। अभी हमारे पास लीजेस से डील IFRS 16 डील करता है लीजेस से। उससे पहले हमारे पास एक पुराना स्टैंडर्ड था IAS 17, लेकिन उस स्टैंडर्ड में एक मेजर फ्लॉ या मेजर इशू था, जिसकी वजह से उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और 1 जनवरी 2019 से बिल्कुल नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करा गया, जिसका नाम है IFRS 16। अक्सर एम्प्लॉयर या आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ये आपसे पूछता है कि IAS 17 में क्या मेजर इशू था, या दोनों स्टैंडर्ड की डिस्टिंक्शन क्या है, या मेजर चेंजेस क्या आई हैं IFRS 16 में। इसी तरह ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन भी एक फाइनेंस का कोर कॉन्सेप्ट है, और अक्सर कैंडिडेट्स के पास लैक ऑफ नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इस क्वेश्चन को या तो स्किप कर देते हैं या उसका गलत जवाब देते हैं। तो हम दोनों टॉपिक ये बड़ा डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपके पास कंप्लीट क्लैरिटी हो। और फोर्थ टॉपिक हमारा होगा आज का, व्हाट इज़ द लीज़। लीज़ क्या होता है, लीज़ अरेंजमेंट किसे कहते हैं, कब कोई ट्रांजैक्शन लीज़ क्लासिफाई होती है और वो फिर फॉल करती है हमारे IFRS 16 के एम्बिट में। इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, वो हमें देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि लीज़ कंपोनेंट और नॉन लीज़ कंपोनेंट क्या है, किस तरह से लीज़ कंपोनेंट या नॉन लीज़ कंपोनेंट आइडेंटिफाई होगा लीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो हम लोग देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अब अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो है IFRS 16 डील्स विद। IFRS 16 किस चीज़ से डील करता है। IFRS 16 डील करता है लीज़ अकाउंटिंग से। मैं यहाँ बहुत एक बेसिक एग्जांपल से आपको लीज़ अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा। इस एग्जांपल में हमारे पास दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए लीगली ओन्स अ लैंड एंड प्रोवाइड दैट लैंड फॉर यूज़ टू कंपनी बी। कंपनी ए के पास एक लैंड है और वो कंपनी उस लैंड को कंपनी बी को देगा यूज़ करने के लिए, और कंपनी बी मेक्स रेंटल पेमेंट्स फॉर द यूज़ ऑफ दैट लैंड टू कंपनी ए। इसी तरह कंपनी बी उस लैंड को यूज़ करने के लिए रेंटल पेमेंट्स करेगा कंपनी ए को। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है लीज़ अकाउंटिंग के अंदर। हम जब आगे वीडियोस में देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिस्कशन इनिशियली मैंने इसको बहुत बेसिक रखा है ताकि आप इजीली समझ सकेंगे लीज़ अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन फ्लो किस तरह से होता है। तो इसके अंदर हमारे पास दो पार्टीज़ है, कंपनी ए, कंपनी बी। एक कंपनी एसेट ओन करती है जो दूसरी कंपनी को देती है फॉर द यूज़, और वो दूसरी कंपनी उस एसेट को यूज़ करने के लिए कुछ रेंटल पेमेंट करेगी कंपनी ए को। IFRS 16 स्पेसिफिकली इन दोनों कंपनीज़ के लिए उन्होंने एक टर्म्स या स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। कंपनी ए जो एसेट ओन करती है उसका नाम है लेसॉर, और जो कंपनी बी है जो उस एसेट को यूज़ करेगी उसको कहते हैं लेसी।
नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तो मैं यही टर्म्स यूज़ करूँगा अपनी एग्जांपल्स के अंदर, लेसर और लेसी, इसीलिए आपके पास क्लैरिटी हो कि मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा बेसिक है रेंटल पेमेंट्स का, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहीं पे क्लियर हो जाए आपको। रेंटल पेमेंट्स दो किस्म की होती है, एक होती है इन एडवांस और एक होती है इन एरियर। एडवांस पेमेंट वो होती है, या एडवांस रेंटल पेमेंट वो होती है जो पेएबल होती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज पीरियड, और इन एरियर्स वो होती है जो पेएबल होती है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड। फॉर एग्जांपल हमारा लीज कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी और 12 मंथ्स का लीज पीरियड है या लीज टर्म है, तो उसकी टर्मिनेशन डेट होगी लीज कॉन्ट्रैक्ट की 31 December। अगर लीज पेमेंट एडवांस में है तो हमारे पास पेमेंट लेसी या कंपनी बी करेगी ऑन 1 January। अगर इन एरियर है तो उसी रेंटल पेमेंट की रेंटल पेमेंट को कंपनी ए को जो कंपनी बी पे करेगी वो करेगी 31 December को। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारी अकाउंटिंग इफ़ेक्ट होती है। अगर इन एडवांस थी और आपने एरियर में पेमेंट करी, या एरियर थी और आपने एडवांस से पे करी, तो हमारी जो लीज लाइबिलिटी की डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगी। तो इसलिए हमारे पास इनिशियल क्लैरिटी हो कि रेंटल पेमेंट एडवांस है या एरियर है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी लीज अकाउंटिंग परफॉर्म कर सकें। चलिए हम अपना टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जो है IFRS 16 और IAS 17 में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, 2019 से पहले लीज अकाउंटिंग गवर्न हो रही थी प्रीवियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी IAS 17 के तहत। 1 जनवरी 2019 में वो स्टैंडर्ड कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया और उसकी जगह एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है IFRS 16। अब हम देखते हैं वो क्या रीज़न था या वो क्या मेजर इशू था जिसकी वजह से IAS 17 को कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ा। हमारे पास लीजेस दो किस्म की होती हैं, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। इन दोनों लीजेस की अकाउंटिंग अंडर ओल्ड IAS 17 कम्प्लीटली डिफरेंट होती थी। पुराने स्टैंडर्ड के अंदर ऑपरेटिंग लीजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती थी। फॉर एग्जांपल एक लेसी ने कुछ एसेट्स एक्वायर करे और उन्होंने एसेट्स को ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर द कंपनीज पॉलिसी। अब सिंस ऑपरेटिंग लीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, तो उन लीज एसेट्स की जो रिलेटेड लीज लायबिलिटी है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती थी। रादर कंपनी अपने रेंटल पेमेंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर एक्सपेंस आउट करती थी, जिसकी वजह से कंपनीज की जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होती थी। इसी को हम ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटेड लायबिलिटी। अब हम समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। 2019 से पहले काफ़ी एयरलाइन अपने एयरक्राफ्ट फ्लीट्स को जब रिप्लेस करते थे या नए एयरक्राफ्ट्स परचेस करते थे, तो वो उन एसेट्स को या उन एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करते थे। अब सिंस 2019 से पहले जितने एसेट्स उन्होंने ऑपरेटिंग लीज में क्लासीफाई करे थे एज पर IAS 17, उन एसेट्स की रिलेटेड लीज लायबिलिटी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती थी, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेशली बैलेंस शीट बहुत फेवरेबल पोजीशन शो करती थी। इसी ऐसी ऑब्लिगेशन को या ऐसी लायबिलिटी को जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन, जिसकी वजह से लायबिलिटीज़ कंपनी के अंडर स्टेट होती हैं। चलें अब हम देखते हैं वाई ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन या ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स रियली मैटर, या ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। आपको जैसे मालूम है ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन वो लायबिलिटीज़ या कमिटमेंट्स होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती, बट स्टिल दे क्रिएट द फ्यूचर ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी। अब हम देखते हैं ये चार फैक्टर्स जिसमें डेट रेशियो है, क्रेडिट रिस्क है, इन्वेस्टर्स डिसीजन है या कंपनीज वैल्यूएशन, हाउ ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन अफेक्ट दीज आइटम्स। सबसे पहले हमारे पास डेट रेशियो, जिसको हम लोग डेट टू कैपिटल रेशियो भी कहते हैं या कंपनी की फाइनेंशियल गियरिंग या कंपनी की लेवरेज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करती है फॉर द लोन। वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन अप्रूवल से पहले कंपनी के ऊपर कुछ इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है और उन इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इवैल्यूएट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवैल्यूएशन के लिए कंपनीज डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करती है, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है जिसको हम कहते हैं डेट रेशियो या डेट टू कैपिटल रेशियो। अब सिंस कंपनी के पास एक ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन है, इट मीन्स कि उसके पास एक लायबिलिटी ओमिट हुई हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बट इन फैक्ट और इन रियलिटी वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जब डेट रेशियो कैलकुलेट होता था कंपनी का, तो वो रेशियो इनकन्सिस्टेंट
कैलकुलेट होता था और कंपनीज यूजुअली लोन डिसबर्स कर देती थी ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकंसिस्टेंट रेशियो। सेकेंड है हमारे पास क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क हम देखेंगे जब हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रिस्क क्या होते हैं। तो वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन की एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि हाउ इट विल अफेक्ट द कंपनीज क्रेडिट रिस्क। थर्ड है हमारे पास इन्वेस्टर्स डिसीजन। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहा है, तो वो इन्वेस्टर कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करता था और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवैल्यूएशन ही डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी और नॉट। अब सिंस कंपनी के पास एक लार्ज ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन है जो इन्वेस्टर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नज़र नहीं आ रही, इसकी वजह से अक्सर इन्वेस्टर का डिसीजन गलत हो जाता था इन्वेस्टमेंट का। और फोर्थ हमारे पास है कंपनीज वैल्यूएशन। ये हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसमें अक्सर जब कंपनीज एक्विजिशन या मर्जर्स के अंदर जाती हैं तो कंपनीज अपनी इवैल्यूएशन परफॉर्म या कंपनी की वैल्यूएशन परफॉर्म होती है, जिसके अंदर ये असेस किया जाता है कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कितने थे, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। अब सिंस कंपनी के पास एक ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन है तो ये वैल्यूएशन अक्सर इनकरेक्ट डिटरमिन होती थी और जो इन्वेस्टर है या कंपनी जो एक्वायर कर रहा है इस दूसरी कंपनी को, तो उसकी वैल्यूएशन या उसका डिसीजन गलत आता था। तो इसका मतलब ये था ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन की वजह से अ कंपनी में लुक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर देन इट एक्चुअली इज़। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या मेजर फ्लॉ था जिसकी वजह से IAS 17 को कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ा और एक न्यू स्टैंडर्ड IFRS 16 को इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी ए, जिसने ऑफिस प्रेमिसेस रेंट पे लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उस ऑफिस प्रेमिसेस को कंपनी ने क्लासीफाई करा है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज एन ऑपरेटिंग लीज। एनुअल रेंट है $500,000, लीज टर्म या लीज पीरियड है 10 ईयर्स, तो टोटल रीच फ्यूचर पेमेंट्स कंपनी के पास होंगे $5 million की, दैट इज़ $500,000 इन फॉर 10 ईयर्स। अंडर ओल्ड IAS 17 आपको पता है अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स को ऑपरेटिंग लीज क्लासीफाई करती है तो उस ऑपरेटिंग लीज के रिलेटेड लायबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, रादर कंपनी एनुअल रेंट एक्सपेंस को अपने P&L के अंदर चार्ज करती है फॉर द ईयर। Since the lease is classified as an operating lease in this example, the company only records the annual rent expense in P&L या profit and loss. So company will recognize only $500,000 as rent expense in the statement of profit or loss. ईयर वन में कंपनी ने P&L के अंदर 500,000 एज ए एनुअल रेंट एक्सपेंस चार्ज कर दिया। अब आपको पता है टोटल फ्यूचर पेमेंट्स है 5 मिलियन की, आउट ऑफ विच 500,000 कंपनी ने एज एन रेंट एक्सपेंस चार्ज कर दिया। जब ईयर वन एंड होगा, at the end of the year when no lease liability appears on the balance sheet because the company has classified the assets as an operating lease. However, the company is still contractually obligated to pay $5 million in future lease rentals. 5 million की total future payments थी, out of which year 1 में कंपनी ने 500,000 as an expense रिकॉर्ड किया, तो 4.5 million की कंपनी के future lease rentals थी जो बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। सिमिलरली नो राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट अपीयर्स ऑन द बैलेंस शीट। अब राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है IFRS 16 का, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। Therefore, this commitment is considered as an off-balance sheet obligation because the liability exists economically but is not recognized on the balance sheet. तो ये एक मेजर फ्लॉ था जिसकी वजह से IAS 17 को कम्प्लीटली रिप्लेस करना पड़ा और IFRS 16 इंट्रोड्यूस किया और उस IFRS 16 ने इस इशू को एड्रेस किया कि ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। सारी ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी या फ्यूचर कमिटमेंट ऑन बैलेंस शीट रिकॉर्ड होगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे कंपनीज का। हमारा थर्ड टॉपिक है ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन। इसको समझने के लिए मैंने एक चार्ट ड्राफ्ट किया है जिसके अंदर मैंने दोनों ऑब्लिगेशन ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस को एक्सप्लेन किया है और ये किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपेयर कहाँ होती हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस। ऑन बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस are those liabilities that are directly recognized in the balance sheet and recorded as actual liabilities of the company, and they are also visible to investors, banks and financial institutions. So on balance sheet obligations ऐसी liabilities को कहते हैं जो directly recognize होती हैं balance sheet में, they are recorded on actual basis
और दे आर विजिबल टू इन्वेस्टर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब हम देखते हैं वो बैलेंस शीट में कहाँ अपेयर होती हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ और नॉन लायबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन होती है। तो जो फ्यूचर कमिटमेंट या ऑब्लिगेशन कंपनी की 12 मंथ्स के अंदर सेटिस्फाई करनी है वो हमारे पास क्लासिफाई होगी करंट लायबिलिटीज़ में, और जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मोर देन 12 मंथ्स में है वो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्लासिफाई होगी। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बैंक लोन्स, ट्रेड पेबल्स, लीज लायबिलिटीज़ अंडर IFRS 16 एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं बट मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट करी हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस किसे कहते हैं? ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस आर दोज ऑब्लिगेशंस और कमिटमेंट्स दैट क्रिएट फ्यूचर पेमेंट्स बट आर नॉट रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट बट दे एग्जिस्ट इकोनॉमिकली या इन रियलिटी में। तो ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस ऐसी कमिटमेंट्स या ऑब्लिगेशन होती हैं जो क्रिएट करती हैं कंपनी के पास एक फ्यूचर पेमेंट, लेकिन वो लायबिलिटीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं होती, बट इन फैक्ट इन रियलिटी इन एसेंस दे एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ रिकॉर्ड या डिस्क्लोज होती हैं। तो यूजुअली ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो सेक्शन है नोट्स टू द अकाउंट्स वहाँ पे डिस्क्लोज होती हैं। कमिटमेंट सेक्शन या कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी सेक्शन के अंदर ये डिस्क्लोज होती हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग लीजेस अंडर IAS 17 ओल्ड स्टैंडर्ड के तहत जितनी ऑपरेटिंग लीज थी वो हमारे पास ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन थी। इसी तरह लेटर्स ऑफ क्रेडिट जिसको हम लोग LC कहते हैं, और इसके अलावा कॉन्टेंजेंट लायबिलिटीज़ अंडर IAS 36। जब हम IAS 36 पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे कि कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ किसे कहते हैं, कॉन्टेंजेंट एसेट्स किसे कहते हैं, और प्रोविजंस किस तरह से किसको कहते हैं। तो ये एक चार्ट के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं दोनों का डिस्टिंक्शन ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन, इसकी एग्जांपल्स, और आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन भी है। तो अगर आपके पास इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन होता है या आप एज एन स्टूडेंट है और आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन को डिफाइन करें या एक्सप्लेन करें, तो इस चार्ट के ज़रिए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलें अब हम आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है व्हाट इज़ लीज। IFRS 16 कहता है कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीज इफ इट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन। ये इस डेफिनेशन के अंदर मैंने जो हाईलाइटेड पार्ट करा है ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीज आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि राइट टू कंट्रोल द एसेट लेसी के पास कन्वे हुआ है या नहीं हुआ। अगर राइट टू कंट्रोल लेसी के पास कन्वे हुआ है इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट लीज क्लासीफाई होगा और उसके ऊपर IFRS 16 के रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में राइट टू कंट्रोल ट्रांसफ़र लेसी के पास नहीं हुआ इट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट लीज क्लासीफाई नहीं होगा और उसके ऊपर IFRS 16 के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अब हम देखते हैं राइट टू कंट्रोल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। इसको समझने के लिए IFRS ने आपके 3 कंडीशंस स्पेसिफाई करी हैं। अगर वो तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी इसका मतलब है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है या कंट्रोल स्टैब्लिश हो गया है और वो ट्रांजैक्शन क्लासीफाई हो जाएगी एज अ लीज और उसके ऊपर IFRS 16 के रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन उन तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं होती इट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं हुआ या कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ लेसी को, और वो कॉन्ट्रैक्ट या वो ट्रांजैक्शन IFRS 16 की एम्बेट में फॉल नहीं करेगी और उसके ऊपर IFRS 16 के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं वो कौन सी 3 कंडीशंस हैं जिसके सेटिस्फाई होने पर कंट्रोल स्टैब्लिश होगा। IFRS 16 कहता है कंट्रोल इज कन्वेड व्हेन द लेसी हैज़ बोथ द राइट टू डायरेक्ट द आइडेंटिफाइड एसेट्स यूज and to obtain substantially all the economic benefits under the asset. However, if the lessor has the substantive right to substitute that asset during the period of the use, then the customer does not have the right of use of the asset and therefore there is no lease. इन तीनों कंडीशंस को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है और अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब हम इन तीनों कंडीशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ताकि आपके पास क्लैरिटी हो। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास राइट टू डायरेक्ट द आइडेंटिफाइड एसेट यूज़। फॉर एग्जांपल लेसी ने एक फ़ोटोकॉपी मशीन परचेज़ करी है फॉर ऑफिस यूज़। जब वो फ़ोटोकॉपी मशीन लेसी के पास इंस्टॉल होगी एंड अवेलेबल फॉर यूज़, इसका मतलब है राइट टू डायरेक्ट द एसेट्स यूज़ इस्टेब्लिश हो गया है, यानी कि हमारी फ़र्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो गई है।
लेकिन हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा कि लेसोर ने एसेट ट्रांसफ़र करते वक्त कोई कंडीशन अटैच ना की हो। इसका मतलब है कि एसेट का ट्रांसफ़र अनकंडीशनल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसेट ट्रांसफ़र करते वक्त अगर लेसोर ने ये कंडीशन रखी है कि फ़ोटोकॉपी मशीन सिर्फ ऑफिस आवर्स में 9 to 5 ही यूज़ होगी, या फिर लेसोर ने दूसरी कंडीशन अटैच की है कि लेसी फ़ोटोकॉपी मशीन को सिर्फ वीकडेज़ में ही यूज़ कर सकता है, तो इसका मतलब है कि एसेट का ट्रांसफ़र अनकंडीशनल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन के फुलफ़िल होने के लिए ज़रूरी है कि एसेट का ट्रांसफ़र अनकंडीशनल हो। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन, जो है ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स अंडर द एसेट। इस कंडीशन को समझने के लिए हम इसी फ़ोटोकॉपी मशीन वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल, लेसी पहले ऑफिस प्रिंटिंग बाहर से करवाता था, लेकिन वो प्रिंटिंग कॉस्ट लेसी के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। तो लेसी ने एक फ़ोटोकॉपी मशीन एक्वायर करी ताकि वो उससे लेसी को कॉस्ट सेविंग्स हो सके। कॉस्ट सेविंग आपको पता है एक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो सेकंड कंडीशन फुलफ़िल होने के लिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज हों, जैसे हमारी एग्जांपल में कॉस्ट सेविंग्स। अब हम अपनी थर्ड और लास्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, जो है सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटीट्यूट। फॉर एग्जांपल, लेसी ने एक फ़ोटोकॉपी मशीन एक्वायर की फॉर 12 मंथ्स ऑन लीज, लेकिन ट्रांसफ़र के वक्त लेसोर के पास एक सब्सटीट्यूशन राइट है। फॉर एग्जांपल, लेसी ने जेरोक्स की फ़ोटोकॉपी मशीन एक्वायर की है ऑन 1 जनवरी, एंड ऑन 1 जुलाई लेसोर लेसी को अप्रोच करता है और उनसे कहता है कि आप जेरोक्स वाली फ़ोटोकॉपी मशीन वापस कर दें और हम आपको एचपी की फ़ोटोकॉपी मशीन देते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसका मतलब है लेसोर के पास एसेट का सब्सटीट्यूशन राइट है, जिसकी वजह से कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं हुआ। तो थर्ड कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि लेसोर के पास एसेट का सब्सटीट्यूशन राइट ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमने ये 4 टॉपिक्स डिस्कस किए। IFRS 16 किस चीज़ से डील करता है, पुराने IS 17 स्टैंडर्ड को क्यों रिप्लेस करना पड़ा, उसके अंदर मेजर फ्लॉ क्या था और वो क्यों IFRS 16 के थ्रू रिप्लेस हुआ। फिर हमने ऑफ बैलेंस शीट और ऑन बैलेंस शीट की डिस्टिंक्शन देखी और उनकी एग्जांपल्स डिस्कस करी, और आखिर में हमने देखा कि लीज़ कॉन्ट्रैक्ट या लीज़ अरेंजमेंट किस तरह से होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम राइट ऑफ एसेट डिस्कस करेंगे, लीज़ लायबिलिटी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लेसर और लेसी की बुक्स के अंदर लीज़ अकाउंटिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है।